हेलो नमस्कार साथियों, मैं संचित भारती आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी साथी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, हमारा इस समय पॉलिटी का सेशन चल रहा है और उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज फिर आपके लिए हम अगला वीडियो लेकर आए हैं जो कि राज्यसभा से रिलेटेड होगा। ठीक है, इसके पहले हमने लोकसभा को पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे राज्यसभा को। चलिए देखते हैं, आज के सेशन को हम शुरू करेंगे और फिर आज का उसमें क्या है उसको देखेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई कि राज्यसभा की। ठीक है, राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट इसको कहते हैं हम इंग्लिश के, यानी जो पहले आपका काउंसिल ऑफ स्टेट था वही अब क्या हो चुका है, आपका राज्यसभा हो चुका है। ठीक है, अब बात करेंगे अनुच्छेद 80 क्या कहता है। अनुच्छेद 80 जो है वो राज्यसभा के गठन के बारे में बताता है। ठीक है, राज्यसभा के गठन के बारे में कौन बताता है, तो अनुच्छेद 80 बताता है। और यहीं पे अनुच्छेद जो 81 है वो आपका किसको बताता है, तो वो बताता है लोकसभा के गठन को। ठीक है, वो लोकसभा के गठन को बताता है। ठीक है, उसके बाद करते हैं हम जो लोकसभा का सदस्य था, जो भी लोकसभा थी आपकी, ये आपकी कहाँ से ली गई थी, तो ये भी आपकी ब्रिटेन से ली गई थी। और जो आपकी राज्यसभा है ये भी आपकी कहाँ से इंस्पायर्ड है, तो ये भी आपकी ब्रिटेन से ही इंस्पायर्ड है। ठीक है, इसकी जो पहली कह सकते हैं कि पहली लोकसभा आपकी कब बनी थी, तो ये आपकी 3 अप्रैल 1952 में पहली लोकसभा स्थापित की गई थी या इसका गठन किया गया था। और उसकी जो पहली बैठक थी वो 13 मई 1952 में हुई थी। ठीक है, तो अनुच्छेद 80 की अगर बात करते हैं तो ये किससे संबंधित है, ये आपका राज्यसभा के गठन से संबंधित है। और अनुच्छेद 81 आपके लोकसभा के गठन से संबंधित है। जो आपका राज्यसभा जो है ये कहाँ से ली गई है, तो ये आपकी इंस्पायर्ड कहाँ से है, तो ये आपके ब्रिटेन से इंस्पायर्ड है भैया। ठीक है, कहाँ से, तो ये ब्रिटेन से इंस्पायर्ड है, यानी कि इसको हमने ब्रिटेन के संविधान से प्राप्त किया है। और साथ ही ये आपकी पहली राज्यसभा कब गठित की गई थी, तो 3 अप्रैल 1952 में पहली आपकी राज्यसभा गठित की गई थी और जिसकी पहली बैठक 13 मई 1952 में हुई थी। ठीक है, अब बात करेंगे हम राज्यसभा जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल होता है आपका 6 वर्ष। ठीक है, कितना होता है, तो राज्यसभा जो आपका सदस्य होता है इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। और जबकि जो आपकी राज्यसभा होती है उसका कोई कार्यकाल नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि आपकी लोकसभा होती है उसका कार्यकाल आपका 5 वर्ष का होता है। ठीक है, लेकिन ये आपकी पहले भी इसको भंग कर सकते हैं आपके राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये आपका राज्यसभा है, इसका सदस्य जो होते हैं कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, तो ये आपके सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे हम राज्यसभा में अधिकतम कितनी सीटें हैं। ठीक है, अधिकतम सदस्य यानी कि सीट कितनी है, तो वो आपकी 250 है। कितनी है, 250 आपकी अधिकतम सीटें हैं, जिनमें से आपकी कितनी समय भरी हुई हैं, तो 245 आपकी सीटें। ठीक है, ये आपकी 245 सीटों पर इसमें आपकी जो सदस्य होते हैं। ठीक है, जो कि वैसे आपकी अधिकतम अगर पूछ दे तो आपके 250 है और वर्तमान कितने हैं, तो वर्तमान आपके 245 सदस्य हैं। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, यानी कि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं चाहे उनको कहिए, और या फिर हम जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो भी आपके एमपी कहे जाते हैं और ये भी आपके एमपी ही कहे जाते हैं। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो कैसे होता है, तो निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। ठीक है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा ये आपका चुने जाते हैं राज्यसभा के सदस्य। अप्रत्यक्ष निर्वाचन क्या होता है, जिसमें जो आपकी जनता होती है वो सीधे वोट नहीं करती है और इसमें जो जनता के द्वारा चुने हुए सदस्य होते हैं वो वोट करते हैं, उसको हम कहते हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचन, जो कि आपके राष्ट्रपति के लिए भी आपकी यही प्रणाली प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन जो है राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। जो राज्यों की विधानसभा होती है, ठीक है, राज्यों की विधानसभा, जैसे कि आपके संसद की अगर बात की जाए तो संसद में आपके 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा लोकसभा और दूसरी होती है आपकी राज्यसभा। ठीक है, ऐसे ही आपकी स्टेट में भी 2 होते हैं, एक होता है आपका विधानसभा विधानसभा और दूसरा होता है आपका विधान परिषद। ठीक है, विधान परिषद। ठीक है, तो ये आप जाएंगे, विधानसभा के सदस्य होंगे वो आपके एमएलए होते हैं और जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं वो आपके एमएलसी होते हैं। वो क्या होते हैं, वो आपके एमएलसी होते हैं। ठीक है, तो इनको हम कह सकते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और ये आपके होते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है,
तो ये आ जाएगा आपका अप्रत्यक्ष निर्वाचन क्या होता है, जिसमें आपके राज्यों के विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो जब वोट देते हैं, वो भाग लेते हैं, तो उनको हम कहते हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचन। और जो प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है उसमें क्या होता है, उसमें आपकी सीधी जनता जो होती है, जनता आपके जनता के द्वारा चुना जाता है, उसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन। ठीक है, उसके साथ ही ये तो हो गया अप्रत्यक्ष निर्वाचन हो गया, और साथ ही आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व का, या फिर यहीं पे आपका एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ठीक है, जिस जो कि आपकी राष्ट्रपति के लिए भी यही प्रणाली प्रयोग की जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए भी यही प्रणाली आपकी प्रयोग की जाती है। राष्ट्रपति के चुनाव में इसी जो प्रणाली है आपकी, यही राष्ट्रपति के चुनाव में भी आपकी प्रयोग की जाती है। साथ ही राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है, उसमें भी आपकी एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का ही प्रयोग किया जाता है, जैसे कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ठीक है, क्या कहेंगे, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को हम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। जो आपके राज्यसभा के सदस्य हैं उनका निर्वाचन कैसे होता है, तो पहली बात तो ये हो गई अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है, और साथ ही आपकी एकल संक्रमणीय मत प्रणाली या फिर कह सकते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को चुना जाता है। और जो कि वही प्रक्रिया आपकी एक राष्ट्रपति की जो प्रक्रिया होती है चुनने में, वही प्रक्रिया आपकी राज्यसभा के सदस्यों को चुनने में भी की जाती है। ठीक है, और ये आपके क्या आ जाएगा, आंशिक खुला मतदान। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपका आंशिक खुला मतदान होता है। ठीक है भैया, आगे बात करेंगे हम। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, यानी कि राज्यसभा होती है जो, ये आपकी स्थायी है। ठीक है, ये कैसा सदन है, तो ये आपका स्थायी सदन है। ठीक है, ये आपका स्थायी सदन है, जबकि आपका लोकसभा जो है वो आपका अस्थायी सदन है। लोकसभा कैसा सदन है, तो वो आपका अस्थायी सदन है। ठीक है, लोकसभा आपका अस्थायी सदन है, क्योंकि ये आपकी क्या हो सकती है, ये कभी भी आपका ये भंग किया जा सकता है। ये पूरा कार्यकाल हो सकता है 5 वर्ष के पहले इसको भंग कर दिया जाए। ठीक है, 5 वर्ष के पहले इसको हो सकता है भंग कर दिया जाए। और कौन भंग करेगा इसको, तो राष्ट्रपति इसको भंग करते हैं, और किसकी सलाह पर करेंगे, तो पीएम की सलाह पर करेंगे। ठीक है भैया, तो ये बात हो गई। तो राज्यसभा कभी भी आपकी भंग नहीं होती है। राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितना है, कोई भी, यानी कि इसका कोई भी कार्यकाल नहीं होता है, लेकिन जो इसके सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है कितना, तो 6 वर्ष उनका कार्यकाल होता है। वैसे आपके जो प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। कितने सदस्य, तो 1/3 सदस्य जो राज्यसभा के सदस्य होंगे वो आपके, उनका 1/3, जो भी मान लिया सदस्य आपके राज्यसभा में है, तो उनका 1/3 सदस्य जो होंगे वो आपके क्या जाएंगे, वो सेवानिवृत्त होते रहते हैं प्रत्येक 2 वर्ष में। जैसे कि मान लिया जब आपकी 1952 में बनी होगी राज्यसभा सॉरी, जब आपकी राज्यसभा 1952 में बनी होगी, तब क्या हुआ होगा, जो सदस्य आपके चुने गए होंगे, ठीक है, वो सारे के सारे सदस्य क्या हुआ कि किसी को 2 वर्ष के लिए चुना गया, किसी को 4 वर्ष के लिए, किसी को 6 वर्ष के लिए। वैसे तो कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। ठीक है, अब क्या हुआ, 2 वर्ष के लिए किसको चुना गया, 4 वर्ष के लिए किसको चुना गया, 6 वर्ष के लिए किसको चुना गया। तो भैया ऐसा हुआ कि जो आपके 2 वर्ष के लिए चुने गए, ठीक है, तो उनका कार्यकाल 1954 में खत्म हो गया। यानी अब ऐसे तो किसी को नहीं चुन सकते कि तुमको 2 वर्ष के लिए रख रहे हैं, तुमको 4 वर्ष के लिए रख रहे हैं, तुमको 6 वर्ष के लिए रख रहे हैं। तो उसके लिए क्या किया गया, सारे सदस्यों को चुनने के बाद में अब क्या किया गया, एक सिस्टम तरीके जैसे कहते हैं कि जो एक तरीके से हम क्या कहते हैं, पर्ची डाली जाती है, तो पर्ची डाल देते हैं, और पर्ची के माध्यम से जिन जिन व्यक्तियों का नाम आ जाता है, ठीक है, जिन जिन व्यक्तियों का नाम आ जाता है उन व्यक्तियों को क्या कर देते हैं, तो उनको 2 वर्ष के लिए चुन देते हैं। उसके बाद में फिर से वो करते हैं, उसमें जिसका नाम आ जाएगा 4 वर्ष के लिए, तो उसको 4 वर्ष के लिए चुन देंगे, और बाकी जो बचेंगे आपके वो क्या जाएंगे, वो आपके 6 वर्ष के लिए हो जाएंगे। अब क्या हुआ, जिसके जो 1952 में जैसा जो सदस्य चुना गया, तो उसका जो अगर 2 वर्ष के लिए था तो उसका कार्यकाल 1954 में खत्म हो जाएगा। ठीक है, 1954 में क्या हो जाएगा, उसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद में जो आपका 4 वर्ष के लिए चुना गया होगा, तो उसका कार्यकाल आपका 4 वर्ष चलेगा, यानी कि 56 में खत्म हो जाएगा। कब खत्म हो जाएगा, तो 56 में खत्म हो जाएगा। उसके बाद में आपका जो सदस्य 6 वर्ष के लिए चुना होगा, वो आपका उसका कार्यकाल 58 में खत्म हो जाएगा, 1958 में खत्म होगा। तो जैसे ही इनकी ये सदस्य आपके रिटायर होते जाएंगे, और वैसे ही वो आपके सदस्य भरते चले जाएंगे, और इनका जो कुल सदस्य कार्यकाल हो जाएगा वो कितने वर्ष का हो जाएगा, तो कुल इनका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग में ही किया गया, जिसके बाद से अब आपका यानी कि कोई भी सदस्य होता है वो 6 वर्ष के लिए
चुना जाता है। और लेकिन जो भी सदस्य आपके पूरे करते जाते हैं समय के हिसाब से, तो उनको क्या होता है, उनको रिटायर करते रहते हैं। ठीक है, तो ये बात हो जाएगी। तो प्रत्येक 2 वर्ष में कितने सदस्य, तो 1/3 सदस्य जो होते हैं वो आपके रिटायर किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद करेंगे हम राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है, तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो आपका उपराष्ट्रपति होता है। और ये भैया आपका किसी भी सदन का, यानी कि किसी ना तो लोकसभा का और ना ही राज्यसभा का किसी का भी सदस्य नहीं होता है। ठीक है, तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, ये आपका उपराष्ट्रपति को मानते हैं। ठीक है, यही आपका होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे सभापति अपना इस्तीफा किसको देंगे। सभापति यानी कि जो आपके कौन होते हैं सभापति, तो राष्ट्रपति होते हैं। ये आपको अपना इस्तीफा किसको देंगे, तो ये अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देंगे। क्योंकि ये इस्तीफा राष्ट्रपति को इसलिए देते हैं क्योंकि ना तो ये लोकसभा के सदस्य हैं और ना ही राज्यसभा के सदस्य हैं। जब ये किसी के सदस्य नहीं है तो ये अपना इस्तीफा किसको देंगे, तो ये अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, उसके बाद उपसभापति जो होते हैं वो अपना इस्तीफा किसको देंगे, तो वो सभापति को देंगे। क्योंकि जब उपसभापति इस्तीफा सभापति को दे देंगे तो सभापति क्या करेंगे, इनकी जगह पे दूसरा व्यक्ति तुरंत से चुन लेंगे। ठीक है, गढ़ पूर्ति क्या होती है, ठीक है, गढ़ पूर्ति। तो गढ़ पूर्ति का अगर कोरम की बात की जाए तो कोरम आपका लोकसभा, राज्यसभा और संयुक्त बैठक। तो लोकसभा में आपका 1/10, राज्यसभा के लिए आपका 1/10 और संयुक्त बैठक के लिए भी आपका 1/10। जैसे कि मान लिया क्या हुआ कि लोकसभा में आपके कितने सदस्य हैं, 550 मान लेते हैं इस समय, क्योंकि वैसे आपके 2 एंग्लो इंडियन चुने जाते थे वो आपके नहीं है। तो 550 सदस्य अगर मान लिया हमने हैं तो 550 सदस्य का क्या जाएगा, 10% वो निकालेंगे। ठीक है, 10% निकालेंगे। और या फिर आपके जो 545 सदस्य वर्तमान में हैं तो इनका अगर हम देख लें तो इनका सदस्य क्या करेंगे, वो 1/10 निकालेंगे। जब इनका 1/10 निकालेंगे तो लगभग में आपका 54.5 आएगा। और जब 54.5 आएगा तो इसको क्या करेंगे, ये 54.5 की वजह से क्या कर देंगे, इसको पूरा 55 मान लेते हैं। ठीक है, कितना मान लेंगे, तो 55। यानी कि लोकसभा में जो गणपूर्ति होती है वो कुल सदस्यों की 1/10 होती है। और 1/10 का मतलब ये हो जाएगा कि अगर 55 सदस्य हैं तो लोकसभा की जो एक तरीके से कह सकते हैं सत्र है वो चलता रहेगा। ठीक है, ऐसे ही राज्यसभा में होता है। राज्यसभा में आपके 245 सदस्य हैं और 245 सदस्य की अगर बात की जाए तो 245 सदस्य का अगर 1/10 करेंगे तो 1/10 कितना आएगा, तो आपका 24.5 आएगा। और इसको हम 24.5 ना मान के इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम 25 कर देते हैं। ठीक है, इसको क्या कर देते हैं, इसको पूरा 25 मान लेते हैं। ऐसे ही संयुक्त बैठक की बात करते हैं तो संयुक्त बैठक की अगर बात करेंगे तो आपके 545 इधर हो जाएंगे और साथ ही आपके क्या करते हैं, जैसे कि आपके इधर हो जाएंगे आपके 245। ठीक है, और अगर 2 एंग्लो इंडियन निकाल देते हैं तो हमारे कितने बचते हैं, तो यहाँ पे आपके 543 बचेंगे और ये आपके 245 हो जाएंगे। ठीक है, तब ये आपके कितने हो जाएंगे, ये आप 8 हो जाएंगे, इधर भी 8 हो जाएंगे और इधर आपके कितने हो जाएंगे 7। तो यानी कि लगभग 78 हो जाएंगे। ये जब इनका 10% निकालेंगे 1/10 तो कितना जाएगा, पॉइंट इसमें लग जाएगा तो 78 हो जाएंगे। जब 78 के हो जाएंगे तो इसका मतलब ये 78 ना होके हम क्या करेंगे, इनको 79 कर देंगे। ठीक है, तो अगर लोकसभा का सत्र चलाना है तो उसके लिए हमको कितने सदस्य चाहिए, 55 सदस्य अगर हैं तो सत्र चलता रहेगा, अगर इससे कम है तो सत्र नहीं चलेगा। ऐसे ही राज्यसभा में होता है, अगर 245 का 10% यानी 25 सदस्य हैं तो यहाँ का सत्र चलता रहेगा। और संयुक्त बैठक के लिए कितने चाहिए, तो संयुक्त बैठक के लिए आपके 79 सदस्य जो हैं वो जरूरी हैं, जो कि आपके सत्र को चलाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये वर्तमान की अगर बात की जाए तो वर्तमान में आपके कितने सदस्य हैं लोकसभा में, तो वर्तमान की अगर बात करेंगे तो आपके 543 हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बात करेंगे हम बात करेंगे गणपूर्ति है क्या। ठीक है, जो अभी आपको बताया है कि 10% लोकसभा का, 10% राज्यसभा का और 10% संयुक्त बैठक का। तो सदन की कार्यवाही के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्य संख्या, ठीक है, तो आवश्यक न्यूनतम जो सदस्य संख्या है उसको क्या कहते हैं, हम गणपूर्ति कहते हैं। अगर सदन की कार्यवाही चलानी है तो न्यूनतम जो इसके 10% सदस्य हर हाल में होने चाहिए। अगर 10% सदस्य नहीं है, एक सदस्य भी कम है, तो ये क्या कार्यवाही आपकी स्थगित हो जाएगी या आपकी कार्यवाही नहीं चल पाएगी। ठीक है, चाहे फिर लोकसभा हो, चाहे फिर राज्यसभा हो या फिर आपकी संयुक्त बैठक हो। उसके बाद बात करेंगे अनुच्छेद 85। ये क्या कहता है, संसद के सत्र के बारे में बताता है। अनुच्छेद 85 जो आपका है संसद के सत्र के बारे में बताता है, और जिसमें आपके 3 सत्र बताए गए हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। ठीक है, कितने, तो बजट सत्र बताया गया है, मानसून सत्र बताया गया है और आपका शीतकालीन सत्र बताया गया है। तो आपके 3 सत्र बताए गए हैं। जो बजट सत्र है आपका
ये फरवरी से मई के बीच में चलता है, ठीक है, फरवरी से मई। उसके बाद में ये आपका जुलाई से सितंबर चलेगा आपका मानसून सत्र, और जो आपका शीतकालीन सत्र है नवंबर से दिसंबर चलता है। तो उसके बाद की अगर बात की जाए तो फरवरी से मई आपका हो गया, तो यानी कि जून बीच में जो आपका रहता है ये आपका अवकाश रहता है। ऐसे ही आपका जून की बात की जाए तो जुलाई से सितंबर तक जाएगा, और सितंबर के बाद में आपका अक्टूबर जो होता है वो क्या रहता है, अक्टूबर में आपका अवकाश माना जाता है। और उसके बाद नवंबर से दिसंबर चलता है, और दिसंबर के बाद में क्या हो जाएगा आपका फिर से फरवरी में चलेगा, नहीं जनवरी, इधर आपकी फिर से इसमें जनवरी में अवकाश रहेगा, ठीक है, जनवरी में। अब जब अवकाश रहता है ये आपका जून में हो गया, आपका अक्टूबर में हो गया, या आपका जनवरी में हो गया। ऐसी स्थिति जब आती है कि अगर इसके बीच में कोई कानून आना है, कोई विधेयक आ रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो या तो आपके सत्र जो है वो तो चल नहीं रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, तब आपकी जो राष्ट्रपति होंगे उनको सारी शक्तियां दी गई हैं। ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रपति साहब होंगे वो अपना कानून अपने हिसाब से चलाएंगे, ठीक है भैया। तो ये आपकी अगर बात की जाए अनुच्छेद 85 के तहत आपके सत्र, संसद के 3 सत्र बताए गए हैं। पहला तो हो जाएगा बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र, और तीसरा शीतकालीन सत्र। तो बजट सत्र आपका जो है फरवरी से मई के तक चलता है, जो मानसून सत्र है वो जुलाई से सितंबर चलता है, और शीतकालीन सत्र वो आपका नवंबर से दिसंबर तक चलता है, ठीक है। आगे बात करेंगे हम राज्यसभा की सीटों की। तो राज्यसभा में कितनी सीटें कहाँ से आती हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहली बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, ठीक है, जो सबसे बड़ा राज्य आपका है माना जाए। तो यहाँ से कितनी सीटें आती हैं राज्यसभा के लिए, तो यहाँ से आपकी आती हैं 31 सीटें। और लोकसभा के लिए कितनी आती हैं, तो लोकसभा के लिए आपकी 80 सीटें आती हैं, ठीक है। महाराष्ट्र से कितनी सीटें आती हैं राज्यसभा के लिए, तो 19 सीटें आती हैं। तमिलनाडु से कितनी आती हैं, तो 18 सीटें आपकी आती हैं। उत्तर प्रदेश से 31, महाराष्ट्र से आपकी 19, तमिलनाडु से आपकी 18, पश्चिम बंगाल से आपकी कितनी सीटें आएंगी, तो 16 सीटें आएंगी। बिहार से भी आपकी 16 सीटें आएंगी। कर्नाटक से भी आपकी 12 सीटें आएंगी। गुजरात की बात की जाए तो गुजरात से भी आपकी 11 सीटें आएंगी। आंध्र प्रदेश से आपकी कितनी सीटें आएंगी, तो 11 सीटें आएंगी। मध्य प्रदेश से भी आपकी 11 सीटें आएंगी। उड़ीसा से आपकी कितनी सीटें, 10 सीटें हैं। राजस्थान से भी आपकी 10 सीटें हैं, और केरल से भी आपकी 9 सीटें, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितनी, 31, महाराष्ट्र से 19, ठीक है, तमिलनाडु से 18, पश्चिम बंगाल से 16, बिहार से 16, और कर्नाटक से 12, ठीक है। गुजरात से 11 सीटें, आंध्र प्रदेश से 11 सीटें, मध्य प्रदेश से आपकी 11 सीटें, उड़ीसा से और राजस्थान से आपकी 10-10 सीटें। केरल से कितनी आपकी सीटें, तो 9 सीटें आपकी केरल से आएंगी राज्यसभा के लिए। पंजाब से आपकी 7, असम और तेलंगाना से भी आपकी 7-7, ठीक है। पंजाब, असम, तेलंगाना, ठीक है, पंजाब, असम और तेलंगाना से कितनी कितनी सीटें, तो 13-13 सीटें आपकी, यानी सॉरी 7-7 सीटें आपकी कहाँ के लिए आएंगी, तो ये आपकी राज्यसभा के लिए आएंगी, ठीक है, 7-7 सीटें, ठीक है। झारखंड से आपकी 6 सीटें आएंगी। छत्तीसगढ़ से आपकी 5 सीटें आएंगी, और ऐसे ही आपकी हरियाणा से भी 5 सीटें आती हैं, ठीक है। तो झारखंड यानी 6 सीटें आपकी आएंगी, और हरियाणा और छत्तीसगढ़ से तो यहाँ से आपकी 5-5 सीटें आती हैं, जो कि आपकी राज्यसभा के लिए आती हैं, ठीक है। उसके बाद करेंगे हम जम्मू कश्मीर से। तो जम्मू कश्मीर से आपकी कितनी सीटें आती हैं राज्यसभा में, तो जम्मू कश्मीर से आपकी 4 सीटें राज्यसभा में आती हैं। हिमाचल प्रदेश से, तो हिमाचल प्रदेश से आपकी 3 सीटें आती हैं। साथ ही दिल्ली से, उत्तराखंड से, और आपका हिमाचल प्रदेश से, तो तीनों जगह से, यानी हिमाचल, दिल्ली, और साथ ही आपका क्या है, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड। तो इन तीनों जगह से आपकी कितनी सीटें आएंगी, तो इन तीनों जगह से आपकी 3-3 सीटें आएंगी, ठीक है। कहाँ से, हिमाचल से, दिल्ली से और उत्तराखंड से। उसके बाद बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश से आपकी कितनी सीटें आती हैं, 1 सीट आती है राज्यसभा के लिए। अरुणाचल प्रदेश से कितनी सीट, तो 1 सीट आती है आपकी। गोवा, त्रिपुरा, मिजोरम और नागालैंड, इन चारों स्टेट से आपकी कितनी कितनी सीटें, तो एक सीट इनकी क्या होती है, ये आपकी राज्यसभा में आएगी। गोवा से भी 1, त्रिपुरा से भी 1, मिजोरम से भी 1, और नागालैंड से भी 1, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम मणिपुर की। मणिपुर, पांडिचेरी, सिक्किम और मेघालय, ठीक है, इन चारों जगहों से, यानी कि आपका मणिपुर हो जाएगा, पांडिचेरी हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा और मेघालय हो जाएगा। तो ये आपकी जो 4 स्टेट है, यहाँ से कितनी कितनी सीटें, तो यहाँ से आपकी भैया 1-1 सीट हर जगह से आएगी, ठीक है। तो ये बात हो गई। जम्मू कश्मीर से 4 सीटें, हिमाचल से 3 सीटें, दिल्ली से 3 सीटें, उत्तराखंड से 3 सीटें, अरुणाचल प्रदेश से आपकी 1 सीट, गोवा, त्रिपुरा, मिजोरम
नागालैंड और मणिपुर, पांडिचेरी, सिक्किम और मेघालय, ये जितने भी आपके स्टेट हैं सारे स्टेटों से आपकी कितनी सीटें, तो यहाँ पे आपकी एक एक सीट हर स्टेट से आती है, ठीक है, जो कि आपकी राज्यसभा में के तरीके से कह सकते हैं, राज्यसभा में आपकी ये सारी सीटें हर स्टेट से कितनी कितनी सीटें आपकी राज्यसभा के लिए आती हैं, तो ये आपकी एक तरीके से पाई चार्ट के रूप में हमने आपको बना के दिखा दिया है, जो कि किस राज्य से कितना पार्टिसिपेट राज्यसभा में होता है, ठीक है। तो ठीक है साथियों, तो आज के लिए हमारा यही यहाँ तक अंत था, क्योंकि राज्यसभा आपकी छोटा सा एक चैप्टर था और जिसको हमने कह सकते हैं कि चुनिंदा जो क्वेश्चन जो आपके पूछे आते हैं उन जगहों से आपके तरीके से उठाया और उठाने के बाद में हमने यहाँ पे शामिल करने के बाद में आपको इस पे विधिवत रूप से बता दिया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। तो बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।